हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसीकर। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्क पीवाईक्यूज, दैट इज़ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है ये लेटेस्ट शिफ्ट में जो पूछे गए हैं हम वो डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि 2024 की शिफ्ट्स में या 2025 में। जो यूनिट आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। तो दैट मीन्स कि लॉजिकल रीजनिंग वाले यूनिट से पेपर 1 में जितने क्वेश्चंस आए हैं हम वो डिस्कस करने वाले हैं। बाकी यूनिट्स भी हमने कवर कर दिए हैं। सो आप एक बार चैनल पे जाके टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग की वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, बट बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगी कि वी हैव लॉन्च आर रैपिड फायर रिवीजन पेपर 1 ई बुक्स। तो जो बेसिकली ये ई बुक्स हैं पेपर 1 के लिए। दो ई बुक्स हैं। रैपिड फायर रिवीजन ई बुक जो है उसमें आपको मिलेगा पूरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो रहा है, सारे यूनिट्स कवर हो रहे हैं ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में। इवन दो इसमें पीवाईक्यूज जो है वो भी आपको साइड में मिल जाएंगे हाईलाइटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पीवाईक्यू बुकलेट भी मिलती है। जो पीवाईक्यू बुकलेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एमसीक्यूज। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी जो यूएसपी है बुकलेट की वो ये है कि इसमें पीवाईक्यूज जो है वो यूनिट वाइज अरेंज है, और जो यूनिट वाइज में भी ना वो ईयर वाइज अरेंज है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सो उससे आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो ई बुक्स है अब ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी इन बुक्स को खरीद सकते हैं जाके, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन हिंदी। और बुक्स आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट पे, दैट इज़ www.eduseeker.in। एंड ऑल्सो फॉर मोर डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट अमंग द फॉलोइंग एग्जाम्प्लीफाइज extension of a term that is empty। so now you have the following options। अब आपको बताना है कि इनमें से extension of a term empty किस कौन से ऑप्शन का होगा, पेन, बुक, गॉड या बैग। सो जो इसमें करेक्ट आंसर है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 3 जो है गॉड। सो कैसे, तो देखिए इसे समझते हैं। आप ये समझिए कि देखिए जो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन तो हर चीज़ लॉजिक एंड फिलॉसफी के ऊपर ही बेस होगी। लॉजिक और फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो इसमें जो एक्सटेंशन होता है किसी भी टर्म का उसको हम रिफ़र करते हैं टू द सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स या एंटिटीज़, मतलब ऐसी चीज़ जो प्रेजेंट है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। अगर किसी चीज़ किसी टर्म का एम्प्टी एक्सटेंशन है तो इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअल इंस्टेंट या एक्चुअल सब्सटेंस में प्रेजेंट नहीं है हमारे आसपास, ठीक है। तो इसी बेसिस पे आप जज कर लीजिए कि जो पेन होता है वो उसका एक एक्सटेंशन होता है, क्योंकि पेन जो है वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, फिजिकली एग्जिस्ट करता है। बुक भी जो है वो भी रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बुक का भी एक्सटेंशन है बिकॉज बुक भी टैंजेबल ऑब्जेक्ट है एज यू कैन सी। वेयर एज जो गॉड है, ठीक है, गॉड एक कंसेप्ट है, ठीक है, उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है बट एक एग्जिस्टेंस है जो ऑब्वियसली सब्जेक्ट है ऑफ डिबेट ऑल्सो। कुछ लोग मानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते, ठीक है। यू कैन फाइंड इट इन फिलॉसफी एंड थियोलॉजी, और डिफरेंट इसके पर्सपेक्टिव्स हैं, डिफरेंट बिलीव्स एंड वैल्यूज़ के ऊपर ये बेस्ड है, राइट। सबकी अपनी अलग अलग बिलीव्स है गॉड को लेके, ये डिवाइन कनेक्शन को लेके, बट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ये आपको देखने को नहीं मिलता। सो दैट इज़ वाई कि इसका जो गॉड है, जो टर्म, इसका जो एक्सटेंशन है वो एम्प्टी एक्सटेंशन है, सो इसीलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। वेयर इज बैग्स, तो बैग्स भी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है तो इसका भी ऑब्वियसली एक एक्सटेंशन है। सो देयरफॉर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ गॉड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो गॉड ही है, बिकॉज देयर इज़ नो यूनिवर्सली अग्रीड फिजिकल रेफरेंस गॉड के लिए कि गॉड जो है वो ऐसे दिखते हैं। नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट कोड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। तो ये आपकी 3 स्टेटमेंट्स थी। अब इनके जो कोड्स हैं दीज आर एज फॉलोज। तो इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि ये जो कोड्स हैं, ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो कौन सा कोड फॉलो कर रही हैं और वो किस फिगर में आएंगी। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 दैट इज़ AII एंड इट इज़ इन द 3rd फिगर। सो हाउ लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट लॉजिकल कोड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, तो अब आर्ग्यूमेंट्स जो है उसमें आपको 3 दे रखी हैं कि पहला जो है वो है ऑल एक्टर्स आर एथलीट्स। तो देखो जो ऑल एक्टर्स एंड एथलीट्स वाला जो स्टेटमेंट है ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, क्योंकि सबसे पहले इसमें ऑल यूज़ हो रहा है तो ये यूनिवर्सल हो गया, और इसमें कोई भी नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है तो इसीलिए ये अफर्मेटिव हो गया। और यूनिवर्सल अफर्मेटिव जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो ए होती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सम एक्टर्स आर कॉमेडियंस। तो इसमें भी अफर्मेशन तो है बट ये पर्टिकुलर में है, सम यूज़ हो रहा है, इसमें ऑल यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट हो जाएगी। देयरफॉर इसका जो सिंबल है दैट इज़ आई।
देन कंक्लूजन जो दे रखा है वो भी ये दे रखा है कि सम कॉमेडियंस आर एथलीट्स, सो दैट ऑल्सो गोज फॉर स्टेटमेंट 1 बिकॉज जो कंक्लूजन है उसमें भी पर्टिकुलर यूज हो रहा है, दैट इज सम, एंड इसमें कोई नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है, तो मतलब ये अफर्मेटिव है। सो देयरफॉर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए आई आई, दैट बिलोंग्स टू द थर्ड फिगर। तो ये मूड एंड फिगर्स का जो है ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखिए जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि ये स्टेटमेंट ए है, ये स्टेटमेंट आई है, ये स्टेटमेंट ओ है, तो देखिए ये फिगर आप देख सकते हैं ए ई आई ओ। जो ए जहाँ आपको दिख रहा है वो स्टेटमेंट्स होती है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ई जो है वो स्टेटमेंट्स होती है यूनिवर्सल नेगेटिव, आई जो स्टेटमेंट्स होती है वो होती है यूनिवर्स पर्टिकुलर अफर्मेटिव, और ओ जो स्टेटमेंट्स होती है वो होती है पर्टिकुलर नेगेटिव। तो एक एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि ऑल एक्टर्स आर एथलीट्स, ठीक है। ई का एग्जाम्पल हो जाएगा कि नो एक्टर्स आर एथलीट्स। आई का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि दे रखा है क्वेश्चन में ही, सम एक्टर्स आर कॉमेडियंस, और ओ का एग्जाम्पल हो जाएगा सम एक्टर्स आर नॉन कॉमेडियंस। तो जहाँ पे नेगेटिव कॉनोटेशन होता है तो वो हो जाती हैं नेगेटिव, जैसे कि ई एंड ओ स्टेटमेंट्स, और ए और आई स्टेटमेंट्स होती हैं अफर्मेटिव, इनमें कोई नेगेटिव नो नॉट का यूज़ नहीं किया जाता। पर ये चीज़ याद रखिएगा, एक डिफरेंस ये होता है, दूसरा डिफरेंस जो होता है वो ये होता है यूनिवर्सल और पर्टिकुलर का। जहाँ पे ऑल यूज़ करा जाता है वो होती है यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स, और जहाँ पे सम, ठीक है, यूज़ करा जाता है या इससे रिलेटेड सिनोनिम्स यूज़ करे जाते हैं तो वो होती है पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स, जो आपकी हो जाती है आई एंड ओ। सो आई होप आपको ये कैटेगोरिकल सिलॉजिज्म थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। अब क्योंकि मूड एंड फिगर की बात हो ही रही है तो हम लोग इसको डिस्कस भी करते हैं। देखिए लॉजिकल रीजनिंग में अगर हम बात करें मूड एंड फिगर्स की, तो वो दो कंसेप्ट होते हैं जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं टू द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एक सिलॉजिस्टिक आर्ग्यूमेंट्स में, ठीक है। मूड को हम रिफर करते हैं ऑफ टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, जैसे कि ए ई आई ओ हो गई, ठीक है, सिलॉजिज्म में। ये रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ये कह सकते हैं प्रपोजिशन का, जो यूज होती है एक आर्ग्यूमेंट में। और जितने भी मूड होते हैं हर एक मूड कंसिस्ट करता है 3 लेटर्स, जैसे कि जो क्वेश्चन में था उसका करेक्ट आंसर क्या था, ए आई आई। तो ऐसे डिफरेंट मूड्स होते हैं, ए आई ई हो सकता है, ए ई ओ हो सकता है, तो जो स्टेटमेंट्स होगी उसके बेसिस पे वो मूड्स डिटरमाइन होते हैं। और हर एक मूड जो है वो कंसिस्ट करता है 3 लेटर्स का, और वो रिप्रेजेंट करता है प्रपोजिशन इन द ऑर्डर ऑफ द मेजर प्रेमाइस, माइनर प्रेमाइस और कंक्लूजन में, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल जो मूड है दैट इज ए ई ई, तो इसमें जो रिप्रेजेंट होगा सिलॉजिज्म वेयर द मेजर प्रेमाइस जो है वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव होगी, दैट इज ए। जो माइनर प्रेमाइस होगी वो यूनिवर्सल नेगेटिव होगी, दैट इज ई, और जो कंक्लूजन है वो भी यूनिवर्सल नेगेटिव है, दैट इज ई। तो इस सिनारियो में ई ई ई जो है वो उसका मूड हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए क्लासिकल लॉजिक में देयर आर 4 फिगर्स, ठीक है। वो 4 फिगर्स कौन कौन सी होती हैं वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट फिगर ऐसी फिगर होती है जहाँ पे जो मिडिल टर्म होता है वो अपीयर होता है एज द सब्जेक्ट ऑफ द मेजर प्रेमाइस एंड प्रेडिकेट ऑफ द माइनर प्रेमाइस। सेकेंड फिगर में क्या होता है कि जो मिडिल टर्म होता है वो अपीयर होता है एज द प्रेडिकेट ऑफ बोथ द मेजर एंड माइनर प्रेमाइसेस। थर्ड फिगर में जो मिडिल टर्म होता है वो अपीयर होता है एज द सब्जेक्ट ऑफ बोथ मेजर एंड द माइनर प्रेमाइस। एंड फोर्थ फिगर में जो मिडिल टर्म होता है वो अपीयर होता है एज द प्रेडिकेट ऑफ द मेजर प्रेमाइस एंड सब्जेक्ट ऑफ द माइनर प्रेमाइस। तो जैसे कि आप सब फिगर्स देख सकते हैं पिक्चर्स में, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4। तो जो P है दैट रिप्रेजेंट्स प्रेडिकेट, जो S है वो रिप्रेजेंट करता है सब्जेक्ट, और जो M है वो रिप्रेजेंट करता है मिडिल टर्म, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। पहली जो स्टेटमेंट है वो मेजर प्रेमाइस है, सेकंड जो स्टेटमेंट है माइनर प्रेमाइस है, और जो लास्ट में आपको दिख रहा है लाइन के नीचे वाला वो कंक्लूजन है। एंड फर्दर जो आपको पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि अनकंडीशनली वैलिड फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, कि किस फिगर में कौन से वैलिड फॉर्म्स आते हैं। तो एज यू कैन सी इन द टेबल, फिगर A1 में जो वैलिड फॉर्म्स आते हैं, फिगर 2 में, फिगर 3 में और फिगर 4 में। जो फिगर 3 में आ रहा है सेकेंड नंबर पे ए आई आई आई, वो ही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। सो दैट इज दीज आर द वैलिड फॉर्म्स जो एक मूड एंड फिगर्स में होते हैं। 4 फिगर्स होती हैं और 4 फिगर्स के जो वैलिड फॉर्म्स होते हैं एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द पैसेज एंड पिक द करेक्ट क्लेम्स। Therefore is the name of it the tower called Babel because the Lord did there confound the language of all the earth। तो ये आपको दे रखा था। Now you have to choose कि एक स्टेटमेंट है, एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स बेसिकली करेक्ट हैं रिगार्डिंग विद द क्वेश्चन। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, और जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट बी, डी और ई है वो करेक्ट है। तो कैसे करेक्ट है डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो पैसेज में जो मेन लाइंस थी वो थी Therefore is the name of it the tower called Babel
बिकॉज द लॉर्ड डिड देयर कंफाउंड द लैंग्वेज ऑफ ऑल द अर्थ। तो ये दे रखा था स्टेटमेंट में, ठीक है। अब बी इसलिए करेक्ट है क्योंकि ये एक एक्सप्लेनेशन है, तो ये करेक्ट है। बी बोलता है कि इट इज़ एन एक्सप्लेनेशन, तो ये करेक्ट है बिकॉज जो पैसेज है वो यही तो एक्सप्लेन कर रहा है कि उस टावर का नाम बाबेल क्यों है। डी जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि जो बिकॉज है वो इंडिकेट करता है एक्सप्लेनेशन फॉर द नेम बाबेल, तो ये भी करेक्ट है बिकॉज इंट्रोड्यूस करा गया है एक एक्सप्लेनेटरी क्लॉज की तरह। देन ई जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि जो क्लॉज है वो एक प्रेमाइस नहीं है, तो ये भी करेक्ट है बिकॉज पैसेज इज नॉट मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट, बस पैसेज में क्या हो रहा है वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है एक इवेंट का। सो देयरफॉर बी डी ई करेक्ट है। सो दैट इज वाई सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। वाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, बिकॉज ए बोलता है कि ये एक आर्ग्यूमेंट है, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज इसमें कोई पॉइंट है ही नहीं, ये जो लाइंस दे रखी थी पैसेज की जिसमें इसे प्रूफ हो कि एक आर्ग्यूमेंट है, ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था, एक्सप्लेनेटरी नेचर था इसका। सी भी गलत है बिकॉज सी स्टेटमेंट बोलता है कि देयरफॉर जो है वो एक कंक्लूजन इंडिकेटर होता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सी जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि देयरफॉर जो है कंक्लूजन इंडिकेटर है इन इस कॉन्टेक्स्ट में, पर ये इनकरेक्ट है बिकॉज इस पैसेज में देयरफॉर को कंक्लूजन के एस्पेक्ट में इंडिकेट नहीं करा गया, देयरफॉर को यूज़ करा गया एक एक्सप्लेनेटरी सेंस में। सो दैट इज़ वाई ए एंड सी जो स्टेटमेंट्स है वो रॉन्ग है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ फैलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन, ठीक है। तो अब ये आपको 5 तरीके की फैलेसीज दी गई थी। नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज़ बी एंड ई ओनली। सो हाउ लेट्स डिस्कस। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन होता क्या है। तो देखिए अ फैलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन तब अकर होती है जब प्रेमाइसेस जो होते हैं वो सफिशिएंट सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते कंक्लूजन को, तो उस सिनारियो में जो फैलेसीज आएंगी वो डिफेक्टिव इंडक्शन में आती हैं। अब देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन फैलेसीज, जिसमें आपका आ गया ए सी एंड डी। दैट वाज ए है आपकी आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, बिकॉज इसमें अज्यूम करा जाता है कि समथिंग देयर इज़ ट्रू, क्योंकि वो फॉल्स प्रूव नहीं हुआ है, पर ज़रूरी नहीं है वो ट्रू हो, पर क्योंकि उसे हम फॉल्स प्रूव नहीं कर पाए किसी भी चीज़ को तो हम उसे ट्रू मान लेते हैं। देन नेक्स्ट इज़ फॉल्स कॉज, तो ये भी फैलेसी आती है इसी में ही, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आप कह सकते हैं अजम्पशन होता है वो इनकरेक्ट होता है किसी भी एक इवेंट को लेके और उसके बिहाइंड की कॉजेज़ को लेके, ठीक है। देन नेक्स्ट इज हेस्टी जनरलाइजेशन, तो इसमें क्या होता है आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम डाटा, पर वो जो डाटा होता है वो सफिशिएंट नहीं होता, इनसफिशिएंट डाटा से आप कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। जो बाकी जो ऑप्शंस हैं वो पार्ट नहीं है डिफेक्टिव इंडक्शन के, जिसमें आपका आ गया कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एंड बेगिंग द क्वेश्चन। सो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एक लॉजिकल फैलेसी है जहाँ पे सिंगल क्वेश्चन जो है वो आप सारे आप कह सकते हैं मल्टीपल हेडेड अजम्पशंस रखता है, वेयरएज बेगिंग द क्वेश्चन जो फैलेसी है उसे आप सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी के नाम से जानते हैं, जहाँ पे जो कंक्लूजन होता है वो अज्यूम करता है इन द प्रेमिसेस। फाइन, नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is which among the following is incorrect. So now you have the following statements. आपको बतानी है इनमें से कौन सी statement जो है वो incorrect है. And now you have the following options. और इसमें से जो correct answer है वो है आपका option number first. That is for the Jainas, शब्द प्रमाण is reduced to अनुमान. So see, when we talk about शब्द प्रमाण तो it refers to the verbal testimony, ठीक है। अब किसी ने कोई चीज़ बोली है या आपने किसी के मुंह से कोई चीज़ सुनी है तो वो एज अ सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज आपने रखा, सो दैट इज़ बेसिकली योर शब्द प्रमाण। अब डिफरेंट फिलोसफिकल स्कूल्स में इंडिया में डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो सेकेंड है स्टेटमेंट वो ट्रू है कि जो बुद्धिस्ट हैं उनके लिए शब्द इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट प्रमाण। तो फॉर बुद्धिस्ट जो बुद्धिस्ट लोग हैं दे डू नॉट कंसिडर शब्द दैट इज वर्बल टेस्टिमनी एज एन इंडिपेंडेंट प्रमाण, बट रादर एज अ सबसेट ऑफ इन्फरेंस दैट इज अनुमान। देन द नेक्स्ट इज स्टेटमेंट थर्ड, दैट इज फॉर मीमांसा शब्द इज एन इंडिपेंडेंट प्रमाण। तो ये भी करेक्ट है बिकॉज मीमांसा रिगार्ड शब्द एज एन इंडिपेंडेंट प्रमाण, पर्टिकुलरली जो फोकस करता है इंटरनल अथॉरिटी ऑफ द वेदास। फोर्थ जो स्टेटमेंट थी वो भी ट्रू है, दैट इज वेदांतिस्ट शब्द इज़ अ सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉजिक वेदांतिस्ट एक्सेप्ट करते हैं शब्द को एज द सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स। वेयर एज जो पहली स्टेटमेंट है वो फॉल्स है बिकॉज जो जैन्स होते हैं जैनाज वो दे डू नॉट रिड्यूस शब्द टू अनुमान, वो रिकॉग्नाइज करते हैं बल्कि शब्द को एज अ वैलिड प्रमाण अंडर द मति जनान। फाइन, सो देयरफॉर द करेक्ट इन आंसर इज कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी ऑप्शन नंबर 1। सो येस, नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।
The next question is which of the following argument is fallacious because of the middle term being too narrow. So now you have the following statements और इसमें से आपको चूज़ करके बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड कि जो साउंड है वो इटर्नल है बिकॉज इट इज़ ऑडिबल. तो देखिए जो आर्ग्यूमेंट है वो फैलिशियस इसलिए है बिकॉज जो मिडिल टर्म है दैट इज़ बीइंग टू नैरो. अब मिडिल टर्म इसमें क्या है, मिडिल टर्म है इसमें ऑडिबल. ठीक है, अब कोई भी चीज़ जिसको हम सुन सकते हैं उसको हम बोलते हैं ऑडिबल. और जो मेजर टर्म है वो हो गया आपका इटर्नल और जो माइनर टर्म हो गया वो हो गया आपका साउंड. अब प्रॉब्लम ये है कि जो ऑडिबल जो चीज़ है दैट इज़ बीइंग हर्ड, फाइन, वो ब्रॉड इनफ नहीं है कैरेक्टराइज करने के लिए, किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए कि कोई भी चीज़ जो है वो इटर्नल है. बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर ऑडिबल पर वो इटर्नल नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल साउंड ऑफ अ बेल या फिर म्यूज़िक या फिर स्पीच. ठीक है, तो सिंस जो मिडिल टर्म है ऑडिबल वो कवर नहीं करता वाइड रेंज ऑफ थिंग्स जो इटर्नल होती हैं, सो देयरफॉर जो रीजनिंग है वो वीक हो जाती है, लीडिंग टू अ फैलेसी ऑफ अनड्यूली नैरो मिडिल टर्म. So therefore that is why the correct answer is your option number second. Now let's move with the next question. The next question is कि which fallacy is committed in the following argument. अब argument है आपकी कि ambassador cars have almost disappeared. This is an ambassador car, therefore this car has almost disappeared. तो ये statement दी गई है. अब इसमें आपको बताना है कौन सी fallacy commit करी गई है. So now you have the following options and the correct answer is option number second, that is fallacy of division. तो देखिए फैलेसी ऑफ डिवीजन होता क्या है. देखिए फैलेसी ऑफ डिवीजन तब अकर होता है जब आप किसी भी चीज़ को रॉन्गली अज्यूम करते हैं कि एक ग्रुप के लिए कोई चीज़ जो ट्रू है वो पर्टिकुलर या इंडिविजुअल चीज़ के लिए भी उसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ग्रुप के लिए भी ट्रू होगी. तो फॉर एग्जांपल जैसे आपका आर्ग्यूमेंट गिवन था कि एम्बेसडर कार्स हैव ऑलमोस्ट डिसअपियर, तो दिस मीन्स कि मोस्ट एम्बेसडर कार्स आर नो लॉन्गर सीन. एंड फिर इसमें अज्यूम करा गया था कि ये एम्बेसडर कार है, इसका मतलब ये भी डिसअपियर हो गई है. तो ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, राइट, बिकॉज मोस्ट एम्बेसडर कार्स डिसअपियर हो गई. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी जो स्पेसिफिक कार है वो भी डिसअपियर हो जाएगी. तो दिस इज़ वाई इट इज़ द फैलेसी ऑफ डिवीजन, क्योंकि बिकॉज रॉन्गली अप्लाई करा गया है जनरल फैक्ट को अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप और अ सिंगल मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप. इधर जो ग्रुप था दैट वाज एम्बेसडर्स कार्स. फाइन, सो यस, नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट. तो ये स्टेटमेंट्स थी. नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज बी एंड सी. तो देखिए अब आपको ये समझना पड़ेगा कि वाई जो स्टेटमेंट बी एंड सी है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है. गिवन जो स्टेटमेंट्स हैं दीज आर एज फॉलोज. सम नॉन डॉग्स आर नॉन फ्रेंडली एनिमल्स, सम डॉग्स आर फ्रेंडली एनिमल्स, सम फ्रेंडली एनिमल्स आर डॉग्स एंड ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली एनिमल्स. ठीक है, अब जब आप बी स्टेटमेंट को देखेंगे सम डॉग्स आर फ्रेंडली एनिमल्स, इट मीन्स कि एटलीस्ट कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं फ्रेंडली एनिमल्स की. और जो स्टेटमेंट सी है वो भी यही कहती है कि सम फ्रेंडली एनिमल्स आर डॉग्स, मीन्स एटलीस्ट देयर आर फ्यू फ्रेंडली एनिमल्स जो कैटेगरी ऑफ डॉग को बिलोंग करते हैं. तो अगर लॉजिकल इक्विवेलेंस की बात करी जाए बी एंड सी स्टेटमेंट में, तो दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सेम आइडिया को एक्सप्रेस करती हैं, बस इनकी वर्डिंग्स जो हैं वो डिफरेंट है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉनोटेशन. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस. आपको बताना है इंक्रीजिंग कॉनोटेशन में इसका क्या करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस और इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर वन, कि पहले आएगा वर्टिब्रेट्स, फिर आएंगे मैमल्स, फिर आएंगे कैनाइंस एंड फिर आएंगे लैब्राडोर्स. तो एक चीज़ याद रखिएगा कि देखिए लॉजिक में किसी भी चीज़ का जो कॉनोटेशन होता है उसको हम रिफ़र करते हैं टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या फिर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड होती है उस पर्टिकुलर टर्म से. सो जो पहला हमने लगाया है वर्टिब्रेट्स वो इसलिए बताया है क्योंकि वर्टिब्रेट्स में लीस्ट कॉनोटेशन होता है बिकॉज दे इंक्लूड ऑल एनिमल्स जो जिनके पास बैकबोन होती है. देन इसके बाद हमने लगाया है मैमल्स को बिकॉज मैमल्स के पास और ज़्यादा कॉनोटेशंस होते हैं और दे आर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्टिब्रेट्स. देन हमने लगाया कैनाइंस को बिकॉज कैनाइंस हैज़ इवन मोर कॉनोटेशंस, क्योंकि इसमें सिर्फ आप ये समझिए इट रिफर्स टू ओनली डॉग लाइक मैमल्स एक्सक्लूडिंग मैमल्स जैसे कि कैट्स एंड एलिफेंट्स.
देन वी पुट लैब्राडोर्स, बिकॉज लैब्राडोर में हाईएस्ट कॉनोटेशन है, बिकॉज वो बहुत स्पेसिफिक ब्रीड होती है कैनाइंस की, सो दैट इज़ वाई बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका. सो दिस इज़ वाई जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा वर्टिब्रेट्स, मैमल्स, कैनाइंस एंड लैब्राडोर्स. तो जो ऑर्डर है आप ये समझिए वो मूव करता है फ्रॉम जनरल टू मोर स्पेसिफिक. ठीक है, तो जो वर्टिब्रेट हो गई वो बहुत बड़ी एक जनरल टर्म हो गई, फिर उसमें वर्टिब्रेट्स में मैमल्स वगैरह भी आ जाते हैं, मैमल्स में कैनाइंस एंड नॉन कैनाइंस भी आ जाते हैं, और कैनाइंस में आपके लैब्राडोर्स आ जाते हैं. सो देयरफॉर जो ऑर्डर है दैट मूव्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर और स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स. So yes, now let's move with the next question. So the next question is, which of the following statements are true regarding contrary proposition? So now you have the following statements, and now you have to choose the correct answer from the options given below, and the correct answer is option number 3rd, that is A, C and D. सो हाउ लेट्स डिस्कस. सो देखिए, कॉन्ट्ररी प्रपोजिशन जो होती हैं वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकती, पर वो दोनों साथ में फॉल्स हो सकती हैं. कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? जो हो गई ए एंड ई के बीच में जो रिलेशन होता है, उन प्रपोजिशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्ररी प्रपोजिशन. अब ये समझिए, ए होती है यूनिवर्सल अफर्मेटिव और ई होती है यूनिवर्सल निगेटिव. सो उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए. मैंने अगर ये बोला ऑल गर्ल्स आर ब्यूटिफुल, ठीक है, तो ये हो गई आपकी ए स्टेटमेंट की यूनिवर्सल भी है और अफर्मेटिव भी है. अब मैं बोलूँ ऑल गर्ल्स आर नॉन ब्यूटिफुल, ठीक है, तो ये हो गई आपकी निगेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट. तो ये दोनों साथ में तो ट्रू नहीं हो सकती, पर ये दोनों साथ में फॉल्स हो सकती हैं, राइट. तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कॉन्ट्ररी प्रपोजिशन का. तो जो स्टेटमेंट ए है वो ये कहता है कि दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू, तो ये करेक्ट है क्योंकि वो दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकती. अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा ही होगा. स्टेटमेंट बी है वो ये कहता है कि दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट दोनों फॉल्स नहीं हो सकती, उनमें से एक ट्रू होता ही है. स्टेटमेंट सी जो है वो ये कहता है कि दे कैन बोथ बी फॉल्स, तो ये करेक्ट है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती, पर एट द सेम टाइम दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती हैं. वेयर एज स्टेटमेंट डी जो है वो भी करेक्ट है बिकॉज वो कहता है कि इफ वन इज़ ट्रू द अदर मस्ट बी फॉल्स, तो ये करेक्ट है क्योंकि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है, अगर वो ए है या ई है, तो जो दूसरी है वो फॉल्स ही होगी. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ए, सी एंड डी. जो स्टेटमेंट सेकंड है वो करेक्टली जस्टिफाई नहीं करती कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप्स को. तो एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में. तो देखिए ये फिगर है, इसको याद रखिएगा. जो रिलेशन आप देख पा रहे हैं आपके सामने है, ए एंड ई के बीच में है कॉन्ट्ररी, आई एंड ओ के बीच में है सब कॉन्ट्ररी, ए एंड आई के बीच में है सब ऑल्टरनेशन, और ई एंड ओ के बीच में है सब ऑल्टरनेशन, ठीक है. और जो आप देख सकते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, जो डायगोनल रिलेशन है ए एंड ओ के बीच में, ई एंड आई के बीच में, उसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी. ऑल्सो क्योंकि ये PYQ की वीडियो चल रही है तो इसमें मैंने बहुत डिटेल में नहीं समझाया है, पर आप लॉजिकल रीजनिंग सर्च करें जाके एडुसीकर पे, मतलब या तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए लॉजिकल रीजनिंग एडुसीकर या फिर क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एडुसीकर, तो आपको ये सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी. और उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये पूरा कंसेप्ट समझाया है. क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन की जाके, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक से आपको समझाया है हर एक स्टेटमेंट्स के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में. उससे आपका ये पूरा जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा, फिर आप एक भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं करेंगे. हाउएवर मैं रिवाइज करा देती हूँ कि ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, जो रिलेशनशिप है कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्ररी और सब ऑल्टरनेशन की, इनके क्या क्या रूल्स होते हैं, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप का पहले रूल डिस्कस करते हैं. कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स कौन सी रिलेशनशिप हो गई? जो ए एंड ओ के बीच में है और ई एंड आई के बीच में है, ठीक है. यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव के बीच में है, ठीक है. तो ये याद रखिएगा कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव के बीच में जो होगी तो वो स्टेटमेंट जो हो जाती हैं वो हो जाती है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, ठीक है. अच्छा, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखिएगा कि ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं इनका सब्जेक्ट तो सेम होता है, पर इनकी क्वालिटी एंड क्वालिटी दोनों ही डिफर करती है. क्यों? क्वालिटी में आपका आ गया अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, और क्वांटिटी में आ गया पर्टिकुलर एंड यूनिवर्सल, ठीक है. तो ये चीज़ याद रखिएगा. तो ये दोनों ही डिफरेंट होती है ए एंड ओ स्टेटमेंट्स में या फिर ई एंड आई स्टेटमेंट्स में. अपार्ट फ्रॉम दैट जो नेक्स्ट रूल है इनका वो ये है कि अगर एक ट्रू है तो जो दूसरी स्टेटमेंट है वो डेफिनेटली फॉल्स होगी, पर अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो जो दूसरी स्टेटमेंट है वो डेफिनेटली ट्रू होगी, वाइस वर्सा, ठीक है. और जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकती, ना ही वो साथ में फॉल्स हो सकती है. तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, ठीक है. देन द नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप. अब सब कॉन्ट्ररी कौन सी होती है? जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव के बीच में होता है, ठीक है, सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप.
ये चीज़ याद रखिएगा, इनका सेम सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट भी होता है, पर ये किस में डिफ़र करते हैं, क्वालिटी में डिफ़र करते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंस में, क्योंकि इनकी क्वांटिटी तो सेम ही होती है, दैट इज़ पर्टिकुलर। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो अपोजिट होती हैं टू द कॉन्ट्ररी, सो इट इज़ ऑलवेज बिटवीन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स, एक फर्स्ट एंड फर्स्ट, ये चीज़ याद रखिएगा। बोथ स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो फॉल्स नहीं हो सकती साइमल्टेनियसली, पर दे बोथ कैन बी ट्रू। इन केस अगर कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है तो जो दूसरी स्टेटमेंट है वो डाउटफुल होगी। ठीक है, और अगर कोई स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है तो जो दूसरी स्टेटमेंट है वो डेफिनेटली ट्रू होगी। देन द नेक्स्ट इज कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव के बीच में। ठीक है, तो क्योंकि अपोजिट हैं तो इट एग्जिस्ट बिटवीन टू प्रपोजिशन, जब दोनों की यूनिवर्सल क्वांटिटी जो है सेम होती है, पर जो आप ये कह सकते हैं क्वांटिटी सेम है पर क्वालिटी डिफर करती है। इट इज़ ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स, जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो साथ में ट्रू नहीं हो सकती, पर वो साथ में फॉल्स हो सकती हैं। अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स होगी, और अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो दूसरी जो स्टेटमेंट है वो डाउटफुल होगी। जो लास्ट रिलेशनशिप है वो है सब ऑल्टरनेशन का, तो जो होता है ए एंड आई के बीच में एंड ई एंड ओ स्टेटमेंट्स के बीच में, मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव पर्टिकुलर अफर्मेटिव के बीच में और यूनिवर्सल नेगेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव के बीच में। जो प्रपोजिशन होता है उनका सेम सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, पर इनकी क्वांटिटी डिफर होती है। ठीक है, क्वालिटी नहीं होती। इट इज़ ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। सो जो यूनिवर्सल अगर ट्रू है तो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगी वो डेफिनेटली ट्रू होगी, पर अगर जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है वो फॉल्स है तो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो डाउटफुल होगी, वो ट्रू भी हो सकती है, वो फॉल्स भी हो सकती है। अगर पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको दे रखी है और बताया गया कि वो फॉल्स है तो जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो होगी वो डेफिनेटली फॉल्स होगी, पर जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर वो ट्रू दे रखी है तो वाइस वर्सा होगा कि जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होगी वो डाउटफुल हो सकती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो ट्रुथ है दैट मूव्स डाउनवर्ड्स एंड जो फॉल्स है दैट मूव्स अपवर्ड्स। सो येस, दिस वाज अबाउट द सम रूल्स ऑफ कैटेगरी दिस क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। मैं स्टिल कहूँगी कि एक बार इसकी वीडियो ज़रूर चैनल पे चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत बेसिक से समझाया है। तो आपको अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए, उससे आपको बेसिक्स से सारी नॉलेज मिल जाएगी। सो नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज कॉन्ट्ररी to the proposition all cows are herbivores. So now you have the following options and जो correct answer है इसमें that is option number 4, that is no cow are herbivores. तो देखिए सबसे पहले अगर आपको यही याद हो contrary statements जो है वो किसके बीच में होती है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड यूनिवर्सल नेगेटिव के बीच में। तो ऑल काउज आर हर्बीवोर्स जो है वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, तो कॉन्ट्ररी का जो दूसरा रिलेशन होगा वो कौन सा होगा, यूनिवर्सल नेगेटिव वाला, दैट इज नो काउज आर हर्बीवोर्स। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको ये रूल्स भी याद है ना सिंपली, तो भी आप ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप इजीली कर सकते हैं। अगेन मैं बोलूँगी कि क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन या कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के नाम से वीडियो होगी एडुसीकर पे, वो ज़रूर देख लीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कैन नॉट बोथ बी फॉल्स दो दे बोथ कैन बी ट्रू। तो ये रूल्स किसका था, अगर आपको याद होगा तो आप इजीली इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस and the correct answer for this question is your option number 2, that is C and D, that is some cows are herbivores and some cows are non herbivores। तो ये किसके बीच में हो गया रिलेशन, ये आपका रिलेशन हो गया सब, तो ये जो है आपका रिलेशन हो गया सब कॉन्ट्ररी के बीच में, दैट इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट्स के बीच में। और सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप का ही ये रूल था कि दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, पर ये दो स्टेटमेंट्स जो है वो साथ में ट्रू हो सकती हैं, और ये जो रूल है ये सब कॉन्ट्ररी रिलेशन का है, दैट इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव है आपकी स्टेटमेंट सी, दैट इज सम काउज आर हर्बीवोर्स, एंड पर्टिकुलर नेगेटिव है आपकी स्टेटमेंट डी की सम काउज आर नॉट हर्बीवोर्स। सो देयरफॉर दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको आइडेंटिफाई करनी है फैलेसी जो कमिट करी गई है इन द गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है कि पीपल हु लैक एरोगेंस आर इंटेलिजेंट बिकॉज इंटेलिजेंट पीपल डू नॉट हैव एरोगेंस। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बेगिंग द क्वेश्चन। सो व्हाई इट इज द करेक्ट आंसर, देखिए बेगिंग द क्वेश्चन जो फैलेसी है वो तब अकर होती है जब आर्ग्यूमेंट में अज्यूम करा जाता है कि जो कंक्लूजन है वो सिर्फ प्रेमिसेस के विदिन ही है रादर देन प्रूविंग इट। फाइन, सो अब स्टेटमेंट क्या क्लेम करती है कि जो लोग हैं जो एरोगेंस को लैक करते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं,
क्योंकि जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं उनके अंदर जो है वो एरोगेंस नहीं होता। तो ये एसेंशियली रीस्टेट कर रहा है सेम आइडिया को, ठीक है, विदाउट प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट रीजनिंग। वो ये नहीं बता रहा है कि पीपल हु लैक एरोगेंस वो इंटेलिजेंट होते हैं, इसका रीज़न क्या होता है, नहीं, वो सेम इसी स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, बस इसकी आप ये समझ लीजिए थोड़ा रिफ्रेश करके सेम ही सेंटेंस को। सो दैट इज बेसिकली योर बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट है वो प्री सपोज कर रहा है कंक्लूजन को एज अ प्रमाइस, मेकिंग इट अ सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेटमेंट जो दे रखी है कि पीपल हु लैक एरोगेंस आर इंटेलिजेंट बिकॉज इंटेलिजेंट पीपल डू नॉट हैव एरोगेंस। इसमें क्या हो रहा है, एक ही सेम चीज़ को बार बार रिपीट करा जा रहा है ना, तो इसीलिए बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी को आप लोग सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी के नाम से भी जानते हैं। सो अगर इस टाइप की कोई स्टेटमेंट देखे जिसमें एक ही चीज़ को बार बार रेपिटेशन हो रहा है तो समझ जाइएगा वो बेगिंग द क्वेश्चन या सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी है। सो नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements are logically equivalent? So now you have the following statements. इसमें से आपको बताना है कि लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, और जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 की जो ए एंड डी स्टेटमेंट है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। दैट इज ऑल काउज आर हर्बीवोर्स विच इज स्टेटमेंट ए, एंड नो काउज आर नॉन हर्बीवोर्स दैट इज स्टेटमेंट डी। सो बेसिकली जो पहली स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि जितनी भी काउस हैं वो हर्बीवोर्स है, तो इसका मतलब जितनी भी काउस हैं वो एक कैटेगरी ऑफ हर्बीवोर्स को बिलोंग करती है। और जो स्टेटमेंट डी है वो ये कहती है नो काउस आर नॉन हर्बीवोर्स। ये एक नेगेटिव वे में स्टेट कर रहा है, बट सेम ही आइडिया स्टेट कर रहा है कि इफ ऑल काउज आर हर्बीवोर्स देन देयर कैन नॉट बी एनी काउ जो नॉन हर्बीवोर होगी, है ना। तो बात दोनों में सेम ही है, तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट जो है एसेंशियली सेम लॉजिकल रिलेशनशिप शेयर करती हैं। So therefore the correct answer is option number 4, which is A and D are the correct answer. Now let's move with the next question. So the next question is, according to the classical Indian philosophy, जो source होता है knowledge का based हो cognition पे of an object similar to one which is already known to the cognizer, उसको आप क्या बोलेंगे, तो वो कौन सा प्रमाण होगा। So now you have the following options, और जो correct है आंसर है that is option number 4 विच इज़ उपमान। सो हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल। देखिए उपमान होता है मतलब आप किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, एनालॉजी में, तो इट इज़ अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, प्रमाण, ठीक है। बट इन क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी अब इसका बेसिकली आप इसको रिफर कर सकते हैं टू द कॉग्निशन, कोई भी एक अननोन ऑब्जेक्ट का, क्योंकि आपने पहले उस टाइप का सेम ऑब्जेक्ट देखा है, पर जो अभी जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो आपने पहले नहीं देखा, पर उस टाइप का सेम देखा है, सिमिलर ऑब्जेक्ट पहले देखा है। सो दैट इज़ बेसिकली योर उपमान। सो फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन नोज कि एक जो काव है वो कैसी दिखती है, उसको पहले बताया गया है कि जो गाय है वो ऐसी दिखती है, तो अगर वो कोई और कैटेगरी या आप कह सकते हैं कोई और ब्रीड ऑफ काव देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये भी एक काव है, पर ये उसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, क्योंकि वो उसे पहली बार देखा तो एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा कि ये जो काव है वो कौन सी ब्रीड की है, पर उसे इतना तो पता होगा ना कि ये एक काव है, क्योंकि वो पहले उसको वो चीज़ पता है कि हाउ डज अ काव लुक। सो दैट इज़ वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ उपमान। बाकी जो ऑप्शन है दैट इज शब्द विच इज़ वर्बल टेस्टिमनी। तो इसमें क्या होता है कि जो नॉलेज है वो वर्ड्स से डिराइव करी जाती है। प्रत्यक्ष जो होता है वो परसेप्शन होता है कि डायरेक्ट नॉलेज जो थ्रू सेंस एक्सपीरियंस से आपको मिलता है, जो भी आपके सेंसेस हैं, जैसे कि आप स्किन से फील कर पाते हैं, ठीक है, आई से देख पा रहे हैं, ईयर से सुन पा रहे हैं, तो ये सारे जो आपके सेंसेस है, टंग, ठीक है, तो ये अगर इन सेंसेस के थ्रू आपको कोई नॉलेज गेन हो रही है तो दैट इज़ योर प्रत्यक्ष। देन नेक्स्ट इज अनुमान विच इज़ इन्फ्रेंस, जिसमें आप किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं, नॉलेज अबाउट ऑब्टेन्ड थ्रू लॉजिकल रीजनिंग, कि आपने अपना दिमाग लगाया कि ठीक है ये चीज़ ऐसी हो रही है तो इसका मतलब इसका ऐसे होगा, तो आपने खुद ही एक इन्फ्रेंस निकाला, खुद ही एक इसकी रीजनिंग निकाली। सो दैट इज़ बेसिकली योर अनुमान। नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट दी गई है कि पीपल विद केसेस ऑफ फ्लू शुड बी केप्ट इन क्वारंटाइन बिकॉज इट has never been disproven as the best means of keeping the disease from spreading. So now you have the following options, और इसमें जो correct answer है that is your option number 1 which is appeal to ignorance. So how let's discuss। देखिए appeal to ignorance जो fallacy होती है उसमें क्या होता है कि जो argument है वो assume करेगा कुछ भी true बिकॉज उसको डिस्प्रूव नहीं करा गया, और इस केस में भी जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है उसमें भी यही बोला गया है कि जो क्वारंटाइन है वो बेस्ट मेथड है, क्योंकि कोई अभी एक्चुअल एविडेंस तो है नहीं जिसकी वजह से इसको नॉन प्रूव करा जाए कि ये जो क्वारंटाइन करने से जो डिजीज़ है वो स्प्रेड नहीं होगी। तो क्योंकि आप इसको डिस्प्रूव नहीं कर पा रहे इसीलिए आप किसी चीज़ को अज्यूम कर लेते हैं कि वो करेक्ट है। सो दैट इज़ बेसिकली अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी विच इज़ कमिटेड इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट।
Now let's move with the next question. Now let's move with the next question. So the next question is which of the following statements is correct? तो आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दे रखी है, न्याय सिलोजिज्म से रिलेटेड है. अब आपको चूज करना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस और इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर थर्ड कि जो न्याय सिलोजिज्म है उसके 5 प्रपोजिशंस होते हैं. तो अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो जानते हैं कि न्याय सिलोजिज्म के कौन कौन से 5 प्रपोजिशंस होते हैं. तो देखिए न्याय सिलोजिज्म इंडियन लॉजिक सिस्टम में कंसिस्ट करता है 5 प्रपोजिशंस को विच आर एज फॉलोज. तो पहली प्रपोजिशन हो गई प्राचीना दैट इज अ स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड. देन सेकेंड इज हेतु विच इज रीजन. ठीक है. थर्ड इज उदाहरणा विच इज एग्जाम्पल. फोर्थ इज उपनाया दैट इज एप्लीकेशन एंड फिफ्थ इज निगमना दैट इज कंक्लूशन. तो ये 5 जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो 5 जो प्रपोजिशंस है, दीज आर द पार्ट ऑफ न्याय सिलोजिज्म. नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements is logically equivalent to the statement कि no horses are feline. So now you have the following options और जो correct answer है that is your option number first कि no felines are horses. तो देखिए जो गिवन स्टेटमेंट है नो हॉर्सेस आर फेलाइंस मीन्स कि कोई भी जो हॉर्स है वो फेलाइन नहीं है, दे बिलोंग इंटायरली टू डिफरेंट ग्रुप्स. तो लॉजिकली इक्विवेलेंट जो है वो उसमें पहला जो है वो करेक्ट यही है जो पहली स्टेटमेंट है कि नो फेलाइंस आर हॉर्सेस, बिकॉज इनडायरेक्टली डायरेक्टली दोनों में सेम ही टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है और सेम ही मीनिंग आ रहा है. सेकंड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है बिकॉज नो हॉर्सेस आर नॉन फेलाइंस कॉन्ट्राडिक्ट करता है ओरिजिनल मीनिंग में जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है. ऐसे ही जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है कि ऑल नॉन हॉर्सेस आर फेलाइंस. तो ये इम्प्लाई करता है कि जो अदर एनिमल्स है दे आर ऑल्सो फेलाइंस विच इज़ फॉल्स. फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है वो भी इनकरेक्ट है बिकॉज फोर्थ स्टेटमेंट कहता है ऑल नॉन फेलाइंस आर हॉर्सेस. तो ये रॉन्गली सजेस्ट करता है दैट एवरी नॉन फेलाइन इज अ हॉर्स. सो देयरफॉर जो पहली जो स्टेटमेंट है कि ऑल felines are horses, that is only the correct statement. So yes, this was all for today's video. I hope you find this video helpful. Then please do like, share and comment and stay tuned for the more upcoming videos. बट मैं स्टिल आपसे बोलूँगी कि लॉजिकल रीजनिंग कोई भी रीजनिंग या कोई भी आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट यूनिट डालिए एडुसीकर मैथमेटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग एडुसीकर और जितनी भी वीडियोस हैं वो आप देख लीजिए. अब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि इस सेशन में बेसिक्स नहीं बता पाए हैं पर इससे पहले वाले सेशंस में हमने बेसिक्स भी बताए थे बच्चों को लॉजिकल रीजनिंग के, मैथमेटिकल के, DI के. तो वो वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा. सो यस, थैंक यू.